हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एब्सिसिक एसिड शॉर्ट में ABA फाइटोहॉर्मोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी को देखेंगे, फिर हम इसके केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड को देखेंगे, फिर हम एब्सिसिक एसिड के बायोसिंथेसिस को देखेंगे और अंत में हम एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आइए हम एब्सिसिक एसिड के इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी को देखते हैं। यह स्ट्रेस हार्मोन है। यह प्लांट्स को अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है, जैसे कि वाटर की डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर इत्यादि। फ्रेडरिक टी एडिकॉट और उनके को-वर्कर्स ने सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किया और केमिकली कैरेक्टराइज किया। 1960s के दौरान कॉटन फ्रूट्स में कंपाउंड स्टडी किया गया जो कि एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और उसका नाम दिया गया एब्सिसिन 2। एब्सिशन का अर्थ होता है प्लांट पार्ट्स, टिपिकली डेड लीव्स और राइप फ्रूट्स का प्लांट से नेचुरल डिटैचमेंट या अलग होना। इसी दौरान कंपाउंड का दूसरा ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया जो कि बर्ड की डॉर्मेंसी को इनिशिएट करते हैं और इसे डॉर्मेन नाम दिया गया। लेटर ऑन देखा गया कि ये दोनों सेम कंपाउंड है और इसे एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया, शॉर्ट में ABA। इसके नाम के बावजूद यह एब्सिशन का मेजर रेगुलेटर नहीं है। एब्सिशन प्राइमरली कंट्रोल्ड होता है इथाइलिन हार्मोन के द्वारा। इसके बारे में हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। अब है केमिकल नेचर। यह सेस्क्विटर्पीन है, अर्थात टर्पीन जिसका फॉर्मूला C15H24 होता है या फिर उसका सिंपल डेरिवेटिव्स होता है। यह 15 कार्बन का वीक एसिड होता है। केमिकल नेचर, यह 3-मिथाइल 5,1,1 हाइड्रोक्सी 4-ऑक्सी 2,6,6 ट्राइमिथाइल 2 साइक्लोहेक्सेन 1-आइल सिस ट्रांस 2,4 पेंटाडाइनोइक एसिड है। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अब है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यह प्लांट किंगडम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर है। कब और कहाँ इसकी सिंथेसिस होती है? यह नियरली हर प्लांट टिश्यू में सिंथेसाइज्ड होता है, जैसे रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स में। यह मेसोफिल सेल्स में स्टोर्ड होता है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज्ड होता है। यह मैच्योरिंग सीड्स में सिंथेसाइज होता है और सीड डॉर्मेंसी एस्टैब्लिश करता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस के दौरान या फिर अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान। ट्रांसलोकेशन, इसका ट्रांसलोकेशन होता है लीव्स से रूट्स की ओर फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। आइए अब हम एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखें। सबसे पहला है जियोट्रोपिज्म इन रूट्स, अर्थात रूट्स का ग्रेविटी की ओर ग्रोथ। एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज होता है रूट कैप में और यहाँ से फिर यह ट्रांसलोकेट होता है बेसिपिटल डायरेक्शन में, यानी कि एपिकल से बेसल या एपेक्स से बेस की ओर। जब रूट्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से एब्सिसिक एसिड लोअर साइड में पुल्ड होते हैं, जिसकी वजह से रूट के दोनों साइड का डिफरेंशियल ग्रोथ होता है और इस डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से रूट में कर्वेचर डेवलप होता है। तो यह है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रूट। ग्रेविटी की वजह से एब्सिसिक एसिड लोअर साइड में पुल होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों साइड का डिफरेंशियल ग्रोथ होता है।
लोअर साइड में एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से ग्रोथ इनहिबिटेड होता है, लेकिन अपर साइड में ग्रोथ इनहिबिटेड नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों साइड का डिफरेंशियल ग्रोथ होता है और इस वजह से रूट में कर्वेचर डेवलप होता है और हम देखते हैं कि रूट ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करता है या ग्रेविटी की ओर ग्रो करता है। इसे ही हम रूट्स में जियोट्रोपिज्म कहते हैं। अब दूसरा है स्टोमाटल क्लोजर। वाटर स्ट्रेस के दौरान एब्सिसिक एसिड स्टोमाटल क्लोजर को कॉज करता है। तो ये है स्टोमाटा, ये है गार्ड सेल्स। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं और स्टोमाटा ओपन होता है, लेकिन वाटर स्ट्रेस के दौरान एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा के क्लोजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। वाटर स्ट्रेस के दौरान मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी एब्सिसिक एसिड के लिए बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप एब्सिसिक एसिड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज करता है और फिर यह एक मेसोफिल सेल से दूसरे मेसोफिल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करता है और फिर यह फाइनली गार्ड सेल्स में पहुंचता है और स्टोमाटल क्लोजर को कॉज करता है या स्टोमाटा को क्लोज करता है। तो ये कैसे होता है? एब्सिसिक एसिड गार्ड सेल्स के एटीपी मेडिएटेड H+K+ आयन एक्सचेंज पंप को इनहिबिट करता है। इसके बारे में हम डिटेल में एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे वीडियो में देखेंगे। फिर तीसरा है, यह कुछ टेम्परेट जोन के ट्रीज में बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। चौथा, यह सीड्स के डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। पांचवा, यह लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स के एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इनका ट्रीज से या प्लांट से नेचुरली डिटैचमेंट या अलग होना। यह टेम्परेट जोन के प्लांट्स में फ्रॉस्ट इंजरी के प्रति रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। आइए हम एब्सिसिक एसिड के बायोसिंथेसिस को देखते हैं। इसका ज़्यादातर स्टेप्स क्लोरोप्लास्ट में होता है और पार्टली यह साइटोसोल में होता है। आइए हम इसके स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। तो सर्वप्रथम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पायरुवेट के साथ मिलकर MEP पाथवे 2-मिथाइल एरिथ्रिटोल 4-फॉस्फेट पाथवे के द्वारा आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट बनाता है, शॉर्ट में IPP। उसके बाद फिर यह IPP ज़ीज़ैंथिन जो कि 40 कार्बन कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट होता है। फिर यह ज़ीज़ैंथिन ज़ीज़ैंथिन एपॉक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में एंथ्राज़ैंथिन बनाता है। फिर यह एंथ्राज़ैंथिन ज़ेप के प्रेजेंस में ऑल ट्रांस वियोलाज़ैंथिन बनाता है। उसके पश्चात ऑल ट्रांस वियोलाज़ैंथिन फिर नियोज़ैंथिन में कन्वर्ट होता है। अब नियोज़ैंथिन फिर 9-सिस नियोज़ैंथिन में कन्वर्ट होता है या फिर ऑल ट्रांस वियोलाज़ैंथिन डायरेक्टली 9-सिस वियोलाज़ैंथिन में कन्वर्ट होता है। फिर 9-सिस नियोज़ैंथिन या 9-सिस वियोलाज़ैंथिन NCED एंजाइम के प्रेजेंस में ज़ैंथोज़िन में कन्वर्ट होता है जो कि 15 कार्बन कंपाउंड है। ये सारे स्टेप्स क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। NCED एंजाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसे कि हम की एंजाइम भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है 9-सिस इपॉक्सी कैरोटेनॉइड डाइऑक्सीजनेज। ज़ैंथोज़िन फिर क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में एंटर होता है। उसके बाद फिर यह ज़ैंथोज़िन एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है
SDR शॉर्ट चेन डिहाइड्रोजनेज रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर ये एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड AAO एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और फाइनल प्रोडक्ट एब्सिसिक एसिड बनाता है। इस तरह से एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस होता है। कुछ याद रखने योग्य बातें। एब्सिसिक एसिड का बायोसिंथेसिस एक मेन फैक्टर है जो कि टिश्यूज में इसके कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। यह नियरली हर प्लांट टिश्यूज में सिंथेसाइज होता है, जैसे रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स में। एब्सिसिक एसिड का सेलुलर सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है और पार्टली यह साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में होता है। यह टर्पिनॉइड पाथवे के द्वारा होता है जो कि IPP आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट से स्टार्ट होता है। यह IPP इस पाथवे का प्रीकर्सर है। एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है अर्ली रिएक्शन, जिसमें कि स्मॉल फॉस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स असेंबल होके प्रीकर्सर IPP आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट बनाते हैं। तो यह है इसका अर्ली स्टेज या अर्ली रिएक्शन, जिसमें कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट पायरुवेट के साथ मिलकर MEP पाथवे के द्वारा आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट IPP बनाते हैं, जो कि इस पाथवे का प्रीकर्सर होता है। दूसरा है इंटरमीडिएट रिएक्शन, जो कि ज़ीज़ैंथेन के फॉर्मेशन से शुरू होता है। ज़ीज़ैंथेन अनसाइक्लाइज्ड C40 कैरोटेनॉइड फाइटोटीन है और यह रिएक्शन एंड होता है 9-cis नियोज़ैंथीन के क्लीवेज से, जिससे कि ज़ैंथोज़िन 15 कार्बन कंपाउंड बनता है और साथ ही 25 कार्बन मेटाबोलाइट भी बनता है। तो यह है इसका इंटरमीडिएट रिएक्शन या इंटरमीडिएट स्टेज, जो कि ज़ीज़ैंथीन से शुरू होता है और इस स्टेज का एंड होता है जब 9-cis नियोज़ैंथीन या 9-cis वियोलाज़ैंथीन ज़ैंथोज़िन, जो कि 15 कार्बन कंपाउंड है और 25 कार्बन मेटाबोलाइट में क्लीव होता है या टूटता है। अब तीसरा है फाइनल फेज, जिसमें ज़ैंथोज़िन साइटोसॉल में मूव करता है और फाइनली यह एब्सिसिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसमें एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड इंटरमीडिएट की तरह होता है। तो यह है फाइनल फेज, जिसमें कि ज़ैंथोज़िन एब्सिसिक एसिड, जो कि फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसमें कन्वर्ट होता है और इस फेज में एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। रिएक्शन जो कि NCED एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होता है, वह रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इस स्टेप में 15 कार्बन कंपाउंड ज़ैंथोज़िन बनता है और साथ ही 25 कार्बन मेटाबोलाइट बनता है। यह स्टेप, जिसमें 9-cis नियोज़ैंथीन या 9-cis वियोलाज़ैंथीन NCED एंजाइम के प्रेजेंस में क्लीव होता है 15 कार्बन कंपाउंड ज़ैंथोज़िन और 25 कार्बन मेटाबोलाइट में, उसे हम रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। आइए हम एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे को देखते हैं। एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन है। प्लांट्स में यह तब एक्यूमुलेट होता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं, जैसे कि वाटर की डेफिशिएंसी, हाई टेम्परेचर इत्यादि। यह वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को हमने डिटेल में एब्सिसिक एसिड के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है, जिसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है स्टोमेटल क्लोजर और सीड डॉर्मेंसी। ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा
संभव होते हैं। एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे के की कंपोनेंट्स हैं। पहला है लिगैंड, यह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यहाँ पे यह एब्सिसिक एसिड है। दूसरा है रिसेप्टर, ये एब्सिसिक एसिड रिसेप्टर होते हैं जो कि लिगैंड यानी कि एब्सिसिक एसिड से बाइंड करते हैं। अरेबिडोप्सिस में ये है PYR या PYL या RCAR। फिर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यहाँ पे ये ABFs है जो कि एब्सिसिक एसिड रेस्पॉन्सिव जीन्स को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करते हैं। फिर है इनहिबिटर PP2C। एब्सिसिक एसिड के सिग्नलिंग के दो सिचुएशंस होते हैं, एक जब एब्सिसिक एसिड एब्सेंट होता है, दूसरा जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो पहला जब एब्सिसिक एसिड एब्सेंट होता है, एब्सिसिक एसिड के एब्सेंस में रिसेप्टर से लिगैंड की बाइंडिंग नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप यह इनहिबिटर PP2C फ्री होता है और फिर यह SNRK2 के एक्शन को इनहिबिट करता है, जिसके फलस्वरूप एब्सिसिक एसिड का कोई रेस्पॉन्स या एब्सिसिक एसिड की वजह से जो प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, या एब्सिसिक एसिड का कोई रेस्पॉन्स प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है। फिर दूसरा है जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्ट्रेस यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस के रेस्पॉन्स में प्लांट्स में एब्सिसिक एसिड एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट, कोल्ड, सैलिनिटी इत्यादि के प्रेजेंस में। आइए हम एब्सिसिक एसिड के प्रेजेंस में जो सिग्नलिंग होती है उसे इस फ्लो चार्ट के मदद से समझते हैं। एब्सिसिक एसिड इसके रिसेप्टर से बाइंड करता है और इस बाइंडिंग के फलस्वरूप इनहिबिटर PP2C का इनएक्टिवेशन होता है, जिसके फलस्वरूप PP2C के द्वारा जो SNRK2 का इनहिबिशन होता है वो सप्रेस होता है, यानी कि अब PP2C SNRK2 को इनहिबिट नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप SNRK2 इनहिबिशन से फ्री होता है और ऑटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा SNRK2 का एक्टिवेशन होता है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ATP के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और यह एक्टिवेटेड SNRK2s ABA रेस्पॉन्स को मेडिएट करते हैं, डाउनस्ट्रीम टारगेट्स को फॉस्फोराइलेट करके या डाउनस्ट्रीम टारगेट्स का फॉस्फोराइलेशन करके, जिसमें पहला है SNRK2 गार्ड सेल्स में प्रेजेंट आयन चैनल्स SLAC1 और KT1 का फॉस्फोराइलेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप सॉल्यूट्स गार्ड सेल्स से बाहर की ओर मूव करते हैं। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर की ओर ज़्यादा है, जिसके फलस्वरूप वाटर सॉल्यूट के लेस कंसंट्रेशन से सॉल्यूट के मोर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, यानी कि वाटर भी गार्ड सेल से बाहर की ओर मूव करता है, जिसके फलस्वरूप गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। और स्टोमाटा के क्लोज होने से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो वाटर का लॉस होता है वो रिड्यूस हो जाता है वाटर की डेफिशिएंसी के समय या फिर अनफेवरेबल कंडीशन के समय। फिर दूसरा है SNRK2 ABI5 का फॉस्फोराइलेशन करता है, जो कि सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, यानी कि ये सीड के डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। SNRK2 ABFs यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी फॉस्फोराइलेट करता है और इस तरह से टारगेट जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड SNRK2s ABFs जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उनका भी फॉस्फोराइलेशन करते हैं और इस तरह से यह टारगेट जीन्स या ABA एब्सिसिक एसिड इंड्यूसिबल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। अब जब टारगेट जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन या स्ट्रेस को टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं।
तो क्या कहा जा सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्ट्रेस टॉलरेंस में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही इन जीन्स में PP2C जीन्स भी होते हैं, अतः इनका भी एक्सप्रेशन होता है। ये PP2Cs इनहिबिटर होते हैं जो SNRK2 के एक्टिविटी को इनहिबिट करता है जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होते हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। आइए इस एब्सिसिक एसिड सिग्नलिंग को हम इस फिगर की मदद से समझते हैं। जब एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट होता है तो ये रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो इन टर्न PP2Cs जो कि इनहिबिटर होता है उसके साथ बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप अब PP2Cs SNRK2 के साथ बाइंड नहीं करता है तो ये फ्री होता है। अब इसका ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप ATP प्रोवाइड करता है। तो अब यह SNRK2 एक्टिवेटेड हो जाता है जो कि टारगेट जीन्स को एक्टिवेट करता है। SNRK2 फिर गार्ड सेल्स में प्रेजेंट आयन चैनल्स SLAC1 और KT1 को फॉस्फोराइलेट करता है, जो कि वाटर स्ट्रेस के दौरान गार्ड सेल्स के द्वारा स्टोमाटल क्लोजर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। SNRK2 ABI5 को भी फॉस्फोराइलेट करता है और यह अनफेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेशन को अरेस्ट करता है या सीड डॉर्मेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फॉस्फोराइलेटेड SNRK2 ABFs को भी फॉस्फोराइलेट करता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ABA इंड्यूसिबल जीन्स के प्रमोटर के साथ बाइंड करके इन जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन जीन्स के प्रोडक्ट प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने या स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या हेल्प करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इन जीन्स में PP2Cs जीन्स भी होते हैं, अतः इनका भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये PP2C प्रोटीन इनहिबिटर होता है जो कि फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होने पे SNRK2 के साथ बाइंड करके इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और इस तरह से ये नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर की तरह कार्य करता है या इस तरह से नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।